हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 2 की। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं फेरिंग्स, इसोफेगस एंड स्टमक के बारे में। पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था ओरल कैविटी के बारे में। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप चैनल को भी डायरेक्ट विजिट करके भी आप अपने वीडियोस देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी के रूप में जानते हैं। जीआईटी मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यह एक विशाल प्रणाली है जो लगभग 10 मीटर लंबी होती है। यह वक्षीय गुहा, उदर गुहा और श्रोणि गुहाओं से गुजरती है और श्रोणि गुहा के बाद एनस में ये समाप्त होती है। हम इसे 4 व्याख्यान या 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फेरिंक्स, इसोफेगस एवं स्टमक के बारे में। इनकी हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखेंगे। तो सबसे पहले है फेरिंक्स। फेरिंक्स के 3 भाग होते हैं, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स। इनमें जो नेजोफेरिंक्स है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वो रेस्पिरेटरी या श्वसन तंत्र का हिस्सा माना जाता है। ओरोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स ये दोनों में काम आते हैं। श्वसन तंत्र के भी पार्ट हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के भी पार्ट हैं। जो फेरिंक्स है उसकी दीवार या वॉल 4 लेयर्स ऑफ टिश्यू की बनी होती है, जो पूरी जीआईटी की है। इसमें एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर वाली, उसके बाद मस्कुलर लेयर, फिर सब म्यूकोसल लेयर जो मेनली एरियुलर टिश्यू की बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की, और म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसा जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। नेजोफेरिंक्स में थोड़ा सा अलग, ओरोफेरिंक्स में थोड़ा सा अलग और लेरिंगोफेरिंक्स में थोड़ा सा अलग। अब नेक्स्ट पार्ट है कि ये जो फेरिंक्स है इसका काम, डाइजेस्टिव फंक्शन क्या है। डाइजेस्टिव फंक्शन इसका है कि एक तो ये एक पैसेज या रास्ता प्रदान करती है फूड पार्टिकल को मुंह से इसोफेगस तक जाने के लिए, और दूसरा ये स्वैलोइंग रिफ्लेक्स या स्वॉलोइंग में हेल्प करती है थ्रू स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। जैसे ही फूड पार्टिकल इसमें पहुंचता है फेरिंग्स में, ये एक्टिवेट हो जाती है और जो नर्व एंडिंग्स हैं उसमें वो मैसेज देती हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के स्वॉलोइंग जो सेंटर है वहां को। ठीक है, वहां से ये कोऑर्डिनेट होता है और जो भी फूड पार्टिकल है वो निकले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान कुछ प्रक्रियाएं होती हैं कि जो सॉफ्ट पैलेट है वो ऊपर उठता है और नेजोफेरिंक्स को क्लोज कर देता है, ताकि जो फूड है वो नेजोफेरिंक्स में ना जाने पाए ऊपर की तरफ। और इसी प्रकार जो लेरिंग्स है वो थोड़ा सा ऊपर उठता है और जो एपिग्लोटिस है वो आगे आकर जो ग्लोटिस है उसको बंद कर देता है और फूड पार्टिकल सीधा इसोफेगस की तरफ चला जाता है। इसोफेगस, इसोफेगस को हम फूड पाइप या खाद्य पाइप भी कहते हैं। यह एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो फेरिंक्स से लेकर स्टमक तक जाती है। इसोफेगस नॉर्मली जो सिक्स्थ जो सर्वाइव इसका ग्रीवा कशेरुक है वहां से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 11th थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये जाता है। इसोफेगस की कुल लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसोफेगस की जो म्यूकोसल लेयर है उसमें नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। इसकी सब म्यूकोसा में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं और ग्लैंड्स होती हैं। ये जो इसोफेगस है इसका जो ऊपरी 1/3 है वहां पर जो मस्कुलर लेयर है उसमें मेनली स्केलेटल मसल्स होती हैं। जो मिडिल 1/3 है वहां स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स होती हैं, और जो लोअर 1/3 है वहां पर केवल स्मूथ मसल्स होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती हैं।
ईसोफेगस की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम एडवेंटिशिया कहते हैं। एडवेंटिशिया एक फाइब्रस लेयर है जो आसपास की संरचनाओं के साथ ईसोफेगस को जोड़ कर रखता है, उसे अपने स्थान से हिलने नहीं देता। ईसोफेगस में दो स्फिंक्टर होते हैं, एक अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर एंड एक लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो फूड बोलस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फंक्शंस ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस दो कार्य करता है, एक तो म्यूकस सीक्रेट करता है जिससे वो पूरी जो हमारी ईसोफेगस है वो चिकनाई रहती है और जो फूड है आराम से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है। और दूसरा ये भोजन को एक स्मूथ रास्ता प्रदान करती है स्टमक तक जाने के लिए थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे यहाँ से जैसे ही फूड आया फेरिंग्स के बाद और ये स्मूथ ट्रेवल करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। स्टमक क्या है? स्टमक एक डायलेटेड पार्ट है लगभग जे शेप का, जो अंग्रेजी का लेटर होता है ना जे, उसके जैसा एक डायलेटेड पार्ट है और यह ईसोफेगस और डुओडिनम के बीच में होता है। ये ऊपर ईसोफेगस और नीचे डुओडिनम, बीच में स्टमक। ईसोफेगस का जो स्टमक में एंट्री है वो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर द्वारा गार्डेड होती है। स्टमक में अलग अलग रीजन्स होते हैं जिसमें सबसे पहला रीजन है कार्डियक रीजन जहां पर ईसोफेगस एंटर करती है। उसके बाद एक ऊपर उठा हुआ डोम शेप्ड गुंबद के आकार का क्षेत्र होता है जिसे हम फंडस कहते हैं। इसके अलावा जो बॉडी है वो नीचे की ओर होती है, उसमें लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर होते हैं और उसके बाद नीचे पाइलोरिक रीजन होता है जो पाइलोरिक कैनाल में जाता है और वहां से आगे वो डुओडिनम से जुड़ता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक से छोटी आंत में काइम के निकलने को नियंत्रित करता है। तो यहाँ ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो यहाँ पर काइम बनता है। काइम क्या है कि जो बोलस है वो लिक्विफाई हो जाता है, एसिडिफाई हो जाता है, उसे हम काइम कहते हैं। तो वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वॉल ऑफ स्टमक, जो स्टमक की दीवार है वो वैसे तो उन्हीं 4 लेयर ऑफ टिश्यू से बनी होती है जिसे पूरी जीआईटी बनी हुई है, बट कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे जो मस्कुलर लेयर है उसमें 2 लेयर की बजाय 3 लेयर्स होती हैं मसल्स की, एक लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर और सर्कुलर फाइबर, ये तो सब में होते हैं, बट स्टमक में एक एडिशनल लेयर होती है ओब्लिक फाइबर्स की। तो ये जो एडिशनल लेयर है वो क्या करती है कि जो मसल स्पेशल मूवमेंट है स्टमक की, चूर्निंग मूवमेंट, फूड को तोड़ने वाली, वो मूवमेंट पॉसिबल होती है इन तीनों लेयर्स की सहायता से। और इसके अलावा इसकी जो स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उससे जो फूड है काइम वो धीरे धीरे चला जाता है डुओडिनम में फर्दर डाइजेशन के लिए। इसी प्रकार जो स्टमक की म्यूकोसा है वो भी थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है, उसमें बहुत सारी म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं और नॉर्मली जब स्टमक एम्प्टी होता है तो उसमें बहुत सारी सलवटें होती हैं जिन्हें हम रुगा कहते हैं या प्लूरल में रगी कह सकते हैं। और जब ये स्टमक फुल होता है तो ये रगी या सलवटें जो है वो क्लियर हो जाती हैं और स्टमक फूल जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस सीक्रेट करती हैं और इसी प्रकार कुछ और ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती है। गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। स्टमक नॉर्मली एक बैलून की तरह होता है। सामान्यतः जब वो सिकुड़ा होता है तो उसकी जो वॉल्यूम है कि केवल 50 ml होती है, बट उसके अंदर जैसे हम खाना खाते हैं तो वो नॉर्मल जब फुल होता है नॉर्मल डाइट के बाद तो वो 1,500 से 2,000 ml, मतलब 1.5 लीटर से 2 लीटर तक उसकी कैपेसिटी नॉर्मल होती है, बट मैक्सिमम कैपेसिटी तक वो जा सकता है 4 लीटर तक। जो हमारी म्यूकोसल लेयर है स्टमक की वो सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। पर डे लगभग 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। इसी प्रकार जो म्यूकोसल लेयर है उसमें चीफ सेल्स होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं पेप्सिनोजन, जो एक एंजाइम प्रिकर्सर है। वाटर, फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस।
गैस्ट्रिक जूस क्या-क्या काम करता है कि एक तो इसमें वाटर होता है, मेन जो कंटेंट है वो वाटर है, जो भोजन को लिक्विफाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब लिक्विफाई होगा भोजन, तभी जो एंजाइम है उस पे एक्ट कर पाएँगे अलग-अलग पार्टिकल्स पर। इसी प्रकार इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो भोजन को एसिडिफाई करता है, और जो सलाइवरी एमाइलेज है उसके जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप करता है। और जो पेप्सिनोजन है, जो प्रिकर्सर के रूप में गैस्ट्रिक जूस में आया है, उसको एक्टिवेट करता है पेप्सिन के रूप में, जो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करेगा। इसी प्रकार ये जो एंजाइम है पेप्सिन, वो भोजन के पाचन में काम आता है, प्रोटीन के, और उन्हें छोटे-छोटे अणुओं में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार गैस्ट्रिक जूस में इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट होता है, जो विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और जो म्यूकस है, वो पेट की दीवारों की सुरक्षा करती है, उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। एक थिक म्यूकस की लेयर बनती है पूरी स्टमक की वॉल पे, ताकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो पेप्सिन है, उसकी एक्टिविटी ना हो सके स्टमक की दीवार पर, और वो स्टमक की दीवार को नुकसान ना पहुंचाएं। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एसिड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और इवन जो स्टमक की वॉल है वो भी प्रोटीन की है, तो वो उसको डाइजेस्ट क्यों नहीं करता? तो उसका आंसर है कि एक थिक म्यूकस की लेयर बन जाती है स्टमक की वॉल पे, इसलिए वो बची रहती है, प्रोटेक्शन होता है। अब आता है फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कैसे होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे कि आपने सुना भी होगा कि एक जठराग्नि होती है जो भोजन को पचाती है। तो वो जठराग्नि एक्चुअली क्या है? ये गैस्ट्रिक जूस ही तो हैं। इनका सिक्रीशन कैसे होता है? नॉर्मली जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो थोड़ा-सा स्टमक में होता है, जब खाली होता है तो भी वो होता है, क्योंकि उसमें 50 ml स्पेस है, तो उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है। उसे हम उपवास या फास्टिंग जूस बोलते हैं। जब हम खाना खा लेते हैं, तो उसके लगभग 1 घंटे बाद जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन है वो मैक्सिमम पहुँचता है, और फिर धीरे-धीरे कम होता जाता है, और लगभग 4 घंटे बाद वो फिर से फास्टिंग के लेवल पर आ जाता है। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन में 3 फेजेज़ होते हैं, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक फेज मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन से जुड़ी हुई है। कैसे कि जैसे ही भोजन को देखते हैं, स्वाद, उसका जो टेस्ट है और उसकी जो महक है, वो ब्रेन तक मैसेज देती है, और फिर वहां से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन शुरू होता है। तो ये सिफेलिक फेज होती है। गैस्ट्रिक फेज क्या होती है कि जब जो बोलस है वो स्टमक में प्रवेश कर जाता है, तो गैस्ट्रिक फेज शुरू होती है। एक हार्मोन सीक्रेट होता है गैस्ट्रीन ब्लड के अंदर, और ये गैस्ट्रीन गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सीक्रेशन है वो भी इसमें कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। धीरे धीरे जो पीएच लेवल है वो कम होता जाता है, और जब पीएच लेवल 2 से नीचे चली जाती है फूड की गैस्ट्रिक कंटेंट की, तब वहां पर जो गैस्ट्रिक जूसेस का सीक्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है। तीसरी फेज है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज कब शुरू होती है? जब जो काइम है वो ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। जैसे ही एसिडिक काइम ड्यूडेनम में प्रवेश करता है, तो ड्यूडेनम सीक्रेट करती है सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, ये हार्मोन है, और ये हार्मोन गैस्ट्रिक जूस की जो सीक्रेशन है उसको स्टॉप करते हैं, उसको कम करते हैं, और जो गैस्ट्रिक जो मूवमेंट है उसको भी कम करते हैं। नॉर्मली जो हमारा स्टमक है, उसके खाली होने की जो दर है वो डिपेंड करती है कि भोजन का टाइप कैसा है और उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है। नॉर्मली जो लिक्विड फूड होते हैं वो जल्दी बाहर निकल जाते हैं स्टमक में, और जो सॉलिड होते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। नॉर्मली ये माना जाता है कि 4 घंटे में ये जो स्टमक है वो एम्प्टी हो जाता है, बट सामान्य स्थितियों में फूड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फंक्शंस ऑफ स्टमक, स्टमक के क्या काम क्या है? एक तो ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस का खुद के अभी हमने काम देखे, तो वो काम तो है ही। इसके अलावा एक ही टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है, कि जो भी फूड हमने खाया उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा उसको करने के लिए उसको फूड को टाइम चाहिए, तो वो जो स्टोरेज टाइम है वो हमारा
स्टमक प्रदान करता है। केमिकल डाइजेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि इसमें पेप्सिन है, वो उसको प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बना देता है उसका। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है कि हमारे जो मस्कुलर लेयर है उसमें 3 लेयर्स हैं, तो वो उसकी चूर्निंग मूवमेंट में हेल्प करती है, तो जो बोलस है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और इसके बाद जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो भी उसको लिक्विफाई कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन, थोड़ा-थोड़ा एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन खैर नहीं होता है, पर कुछ एब्जॉर्प्शन होता है पानी का और शराब का, अल्कोहल का और कुछ ऐसे लिपिड घुलनशील दवाएं होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन स्टमक द्वारा हो जाता है। और जो स्टमक है वो एक आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, उसको प्रिपेयर करता है, आगे जाके वो एब्जॉर्ब हो जाए उसको रेडी करता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, डिफेंस में भी मदद करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे भोजन के साथ हमारे स्टमक में चले जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और पेप्सिन के द्वारा। तो ये एक प्रकार का हमारा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस भी है। इसी प्रकार गैस्ट्रिन हार्मोन और पेप्सिनोजन एंजाइम ये सीक्रेट किए जाते हैं स्टमक के द्वारा। और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है, प्रोड्यूस होता है, जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और रेगुलेशन का काम, किस चीज का रेगुलेशन, कि जो काइम है वो कैसे किस गति से स्टमक ड्यूोडेनम में जाएगा, उसको भी ये रेगुलेट करता है कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा। तो कार्डियक स्फिंक्टर से छोटे छोटे जेट्स के रूप में जो काइम है वो ड्यूोडेनम में प्रवेश करता है। तो ये था हमारा स्टमक के बारे में स्टडी। अब जीआईटी का जो बाकी पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लासेज में कवर करेंगे। उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि नया वीडियो कब अपलोड हो रहा है। फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। और अपने नोट्स बनाने के लिए ब्लॉगर विजिट करें, वहाँ आपको कंटेंट्स मिलेगा mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो करें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और नर्सिंग नोट्स फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।